नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। चुनावी चंदे में पारदर्शिता की गरज से लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया। एडीआर इसे लेकर सर्वोच्च अदालत पहुंची थी और इस बात की शिकायत की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद इस मामले में अदालत में बहस एक तरह से खत्म हो गई है, लेकिन अदालत के बाहर इस चर्चा ने फिर जोर पकड़ लिया है कि नागरिकों के लिए या नागरिक संस्थाओं के लिए और राजनीतिक दलों के लिए अलग अलग पैमाने क्यों? राजनीतिक दल क्योंकि कानून बनाने वाले हैं, तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कानून क्यों बनाएं? और आज प्राइम डिबेट में इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी। पहले ये बिंदु। सियासी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। 30 मई तक बॉन्ड की राशि और बैंक खाते की देनी होगी जानकारी। एनजीओ एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। 2017-2018 में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को 210 करोड़ रुपए मिले। अन्य राजनीतिक पार्टियों को 11 करोड़ रुपए मिले। इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह से टैक्स फ्री। न तो चंदा देने वालों को टैक्स लगता है, न ही चंदा लेने वालों को। राजनीतिक दल को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें किस व्यक्ति या संस्था ने चंदा दिया। चंदा देने वाले की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाती है, इसका सबसे अधिक विरोध हो रहा है। मोदी सरकार ने 2 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड की अधिसूचना जारी की थी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 1% वोट पाने वाले दल इलेक्टोरल बॉन्ड के हकदार। भारत का कोई भी नागरिक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर चंदा दे सकता है। कोई भी संस्था या कंपनी किसी भी दल को बॉन्ड के जरिए चंदा दे सकती है। 1000 से 1 करोड़ रुपए तक का खरीद सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। और आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता जितेंद्र श्रीमाली साहब हैं, मानचंद खंडेला जी हैं विश्लेषण के लिए, रघुवीर पुनिया साहब हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और डॉक्टर अर्चना शर्मा हैं, कांग्रेस उपाध्यक्ष, मीडिया की चेयरपर्सन। बहुत स्वागत है आप सभी का। श्रीमाली साहब, आज राहत पे मिली होगी आपको कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो व्यवस्था आपकी अगुवाई में शुरू हुई उसको बरकरार रखा गया, लेकिन तकलीफ भी हुई होगी कि नाम तो अब सार्वजनिक करने पड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव इस देश में जो बरस से जो भ्रष्टाचार की गंगा कांग्रेस के शासन को द्वारा चलाई गई थी और इस प्रकार का एक कानून बना दिया था कि कोई भी राजनीतिक दल कितना चंदा ले रहा है, कौन ले रहा है, क्या ले रहा है, उसका कुछ भी कोई नितार लोग बाग भारी मात्रा के अंदर जब इसका इस बारे में एनालिसिस किया गया था तो प्रॉपर्टी और राजनीतिक दल सबसे अधिक ब्लैक मनी के अड्डे यही थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बात पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी 2018 के अंदर ये कानून लेके आई कि 2000 रुपए से अधिक का चंदा नगद नहीं दिया जाएगा और उसके ऊपर का चंदा जो है वो चेक या बॉन्ड के द्वारा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये व्यवस्था है कि यहां पर चेक से ही समस्त ज्यादातर चेक से ही सारा होता है और अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें तो बिना चेक के तो पेमेंट लिया ही नहीं जाता है। तो ये एक भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ये कानून लेके आई और हाईकोर्ट के अंदर जब इसके ऊपर लगी कि बॉन्ड खरीद तो लेते हैं, उसका तो नाम पता चल जाता है, पर बॉन्ड किसके पास जा रहा है उसका पता नहीं चलता है। तो ये इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर के ऊपर ये चुनाव के बाद में सरकार के द्वारा यह तय होना चाहिए कि इसके ऊपर, क्योंकि इसका दूसरा एक परिणाम और होता है कि अगर राजनीतिक दल जिसको चंदा दिया उसका नाम भी अगर आता है तो एक संभावना यह रहती है कि अगर दूसरा दल सरकार में आ गया तो वो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करता है, उसको परेशान करने का एक संभावना रहती है। तो इन बातों को ध्यान में रख के और इसके ऊपर विश्लेषण करके जो सुप्रीम कोर्ट मार्गदर्शन देगी उसको निश्चित तौर के ऊपर पालन होना चाहिए। अल्टीमेटली इस देश से भ्रष्टाचार कैसे दूर हो, भारत सरकार बीजेपी सरकार ने केवल इसी के ऊपर नहीं, आप ये देखिए जो अनेक फेक कंपनियां थी, इन फेक कंपनियों पर रोक लगाने का काम किया बीजेपी सरकार ने। जो पैसा लेके बाहर भाग जाते थे विदेशों में, उनकी संपत्तियों को जब्त करने का काम किया बीजेपी सरकार ने। नोटबंदी के माध्यम से काला धन जो है वो जब्त करने का काम किया बीजेपी सरकार ने। जीएसटी के माध्यम से जो टैक्स चोरी होती थी
पूरे देश के अंदर जीएसटी के माध्यम से एक कर व्यवस्था लागू की बीजेपी सरकार ने। तो ये भ्रष्टाचार के जो अड्डे 70 साल से कांग्रेस सरकार ने खोल रखे थे, उनको बंद करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, और निरंतर ये इस प्रकार की कार्रवाइयां जारी रहेगी बीजेपी सरकार आने पर। ये गोपनीयता जो थी श्रीवाली साहब, आप तो चेक की हिमायत कर रहे हैं, चेक से आपकी पार्टी लेती है, लेकिन इस जगह आपको बड़ा संकोच रहा कि हम ये भी बता सकें कि चेक से पैसा लिया किससे है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा बीच में, उसके लिए एडीआर को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, ये मैंने जैसे बताया अभी कि एक प्रकार की संभावना ये रहती है कि जो व्यक्ति का नाम इस प्रकार से अगर पब्लिकली आउट होता है तो एक संभावना थी, और इसके ऊपर संशोधन किया जाना चाहिए। संशोधन अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा तो उसमें स्वागत है। हम ये कह रहे हैं कि इसमें एक संभावना ये रहती है कि जब दूसरे दल की कोई सरकार आ जाए तो उन व्यक्तियों ने जिन्होंने चंदा लिया दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की एक संभावना रहती है। अच्छा। तो इसीलिए एक सुचिता के लिए ये होना चाहिए, और इसके अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई डायरेक्शन देता तो भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा पालन करती है। इसके साथ दूसरी संभावना ये भी रहती है कि श्रीमाली साहब कि अगर पता चल गया किस किस ने पैसा दिया तो जो साइबर सोशल मीडिया के जो सुरमा है वो लग जाएंगे पीछे किस किस का क्या क्या काम हो रहा है। अब तो कह रहे हैं कि वो फिर दो सूचियां बनाएंगे, किस किस ने डोनेशन दिया था, किस किस ने सरकार से फायदा उठाया, उन दोनों को जोड़कर देखा जाएगा। बिल्कुल, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। जो भी व्यक्ति पैसा ले रहा है निश्चित तौर के ऊपर उनके नाम सबके सामने आने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। अर्चना जी क्या खामी देखती हैं इसमें? देखिए जेपी जी, अब चूंकि माननीय न्यायालय ने कहा है कि उसकी आइडेंटिटी रिवील होनी चाहिए तो आज ये बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। लेकिन जब इस बिल को लाया गया था फाइनेंस बिल के रूप में 2017 में, तो इनका उद्देश्य ये था, जो इनके अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में इनके बयान के रूप में कहा कि देश की जनता को कोई आवश्यकता नहीं कि उसे पता चले किस राजनीतिक पार्टी को किस कंपनी ने चंदा दिया है। हाँ। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने और कई अन्य एनजीओज ने जब रिट लगाई तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ये कहीं नहीं हो सकता कि जो चंदा दे रहा है उसकी जानकारी ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपने अभी खुद ने बताया कि 210 करोड़ तो बीजेपी को, अन्य पार्टी को 11 करोड़ का चंदा मिला इसके इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। इन्होंने प्रावधान किया कि प्रॉमिसरी नोट होंगे 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि एक ही बैंक को अधिकृत किया गया इसके लिए। ऑडिट ट्रेल की बात कही गई, लेकिन इसका सीधा तात्पर्य यह था कि केवाईसी के माध्यम से सरकार तो जान सकेगी कौन सी कॉर्पोरेट कंपनी किस पार्टी को फंड दे रही है, लेकिन अन्य लोग या अन्य पार्टी नहीं जान सकेंगे। यानी आर्म ट्विस्टिंग की जाएगी सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, और उसी का कारण था कि ये रिट याचिका वहां लगी। लेकिन और भी कुछ चीजें जेपी जी जो घातक हैं, जो ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार को संस्थागत करने वाला कदम मैं इसको कहती हूँ। क्योंकि इन्होंने इसके साथ साथ ये भी कर दिया कि साहब कोई कंपनी है उसका जो नेट प्रॉफिट या लॉस है उसका कैप जो 75% था लास्ट 3 इयर्स के लिए उसको हटा दिया। इसका सीधा तात्पर्य हो गया कि वो रूट करेंगे अनअकाउंटेड या अनस्क्रूपुलस मनी को और डाल देंगे पार्टीज के खातों में, और उसके माध्यम से फिर जब शासन में आएंगे तो उससे फायदा उठाने। तो कैसे रहेगा? आपके साथ बैठे रघुवीर पुनिया नहीं साहब, अब जब नेट प्रॉफिट और लॉस पे आपने कैप, अब कैप नहीं है, बस ये तो फर्क है। सब कैप हटते यही होता है, कैसे उसको करना है, उसका क्रिएशन होता है, फेक कंपनीज बना ली जाती हैं। उसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें जिसको लेकर के ट्रांसपेरेंसी की दरकार को इस चीज के लिए हमने मांगा कि इस तरह की बात होनी चाहिए। हमने इसका स्वागत भी किया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिवील होना चाहिए। लेकिन जब देश के अटॉर्नी जनरल ये बात कहते हैं कि देश की जनता को अधिकार ही नहीं जानने का, उसको क्या लेना देना, और वो कंपनी जो अपना पैसा दे रही है प्रॉमिसरी बॉन्ड ये नोट की तरह है, इस बॉन्ड को खरीदी है, वो ना तो अपने प्रॉफिट लॉस में उसको दिखाएगी, ना देश की जनता जानेगी। तो ये कैसी ट्रांसपेरेंसी हुई मुझे बताइए। ऑडिट ट्रेल तो क्या हुआ, यानी सरकार जानेगी, वो बैंक जानेगा, और वो टाइम पीरियड होगा, सरकार को पता होगा कौन सी कंपनी क्या देने वाली है। यानी उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही थी। जब तक सरकार में है तब तक ना, जब नहीं तो हम तो शुरू से विरोध में थे। हम आएंगे तो हम तो इसमें अमूलचूल परिवर्तन करेंगे। अच्छा। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। तो ऐसी देखिए जब सरकार में आते हैं क्यों नहीं किया, सवाल ये भी तो जुड़ेगा। तो साहब ये तो प्रावधान ही लेकर आए हैं, हम थोड़ी लाए। उससे पहले कौन सी बेहतर व्यवस्था थी? पहले भी बहुत प्रावधान नहीं था, कुछ भी नहीं था। जेपी जी लेकिन आप मुझे बताइए, इसको रोकने के लिए पारदर्शिता के लिए तो भाजपा लेके आई है। आपने तो 70 साल राज करके और पैसा हजम करके आज देश में सबसे पैसे वाली अगर कोई नेता है तो सोनिया गांधी है। सारा सबसे ज्यादा पैसे वाला परिवार है, गांधी परिवार है, पूरा देश जानता है। आप जो हड़प कर रहे हैं वो पैसा तो मिल रहा है। सुनिए शिवाली साहब एक बात बताइए, बेटा मालामाल हो गया, देश की जनता अर्चना जी एक मिनट सुनिए, एक सवाल है मेरा, सुनिए एक मिनट सुनिए अर्चना जी। शिवाली साहब मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। शिवाली साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने अभी जो कहा उसमें आपने 2 बातें कही जी। एक तो आपने कहा, नहीं मैं शिवाली साहब कहता हूं, एक तो आपने कहा
कि जो लोग भ्रष्टाचार के मामले में एविडेंस एक्ट का प्रिविलेज मांग करके मात खा चुके हो, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नाम पर सारी जनता से सारी सूचनाएं छुपाना चाहे, उनसे क्या बात करेंगे भ्रष्टाचार को खत्म करने? ये भी तो चिल्ला रहे हैं ताकि टैक्स की चोरी नहीं हो सके। आपने कहा जीएसटी को बढ़ाया, जीएसटी को आपने लागू किया ताकि टैक्स की चोरी नहीं हो सके। श्रीमाली साहब, टैक्स की चोरी नहीं हो सके, इस पर लगातार मोदी सरकार का जोर है, ये तो आप भी मानते हैं, सारी दुनिया जानती है। इस मामले में ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, इसके मामले में सीधी सीधी आपने एक गली दे दी कि ना टैक्स तुम दो ना टैक्स हमको देना पड़े, यानी हर चीज में टैक्स जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ो, लेकिन इस मामले में जब तुम्हारी जेब से पैसा निकल के हमारी जेब में आना है हमारे इस्तेमाल के लिए, तो टैक्स की चिंता से मुक्त हो जाओ। देखिए, सबसे पहले तो इस पारदर्शिता, सबसे पहले भ्रष्टाचार के पारदर्शिता श्रीमाली साहब, भ्रष्टाचार के इन अड्डों के ऊपर, इसके ऊपर रोक लगाना, और सबसे पहले इन चुनावी चंदे की पर पारदर्शिता का काम अगर किसी ने किया, आपने पहल करी, लेकिन सवाल अपनी जगह पर कम से कम सोचे। पांचचंद घड़ेला जी, अगर मुझे सुनिए तो सही, आप बोलना पड़ेगा मेरे को, आप सुनिए। अरे आप मेरे को जब आपको मालूम चला कि सोनिया गांधी पूरा देश जानता है कि सबसे करोड़पति महिला कैंची, उसके बावजूद आप भ्रष्टाचार को नहीं पकड़ने वाले, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। सुनिए प्लीज, पांचचंद घड़ेला जी, खंडेला साहब मुझे बताइए, अगर किसी, अरे सुनिए अर्चना जी, सुनिए खंडेला साहब, अगर मुझे कुष्ठाश्रम में पैसा देना हो, अगर मुझे बालिका शिक्षा के लिए काम करना हो, मुझे अनाथों के लिए काम करना हो, कहीं और काम करना हो, तो ज्यादा से ज्यादा 50% छूट। क्यों पूनिया साहब, जितना मैं पैसा दूंगा उस पर 50% की छूट मिलेगी ना मुझे टैक्स में। जेपी सर, किसी भी ट्रस्ट को आप डोनेशन देते हो तो उसकी 50% छूट मिलती है, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड में मैं अगर मेरा पैसा इन्वेस्ट करूंगा, एक तरह से यही कहेंगे कि अगर मैं पॉलिटिकल डोनेशन देता हूं, हाँ, तो मेरे को 100% छूट मिलेगी। हाँ, बिल्कुल, ये प्रावधान है, ये प्रावधान है। और ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड की व्यवस्था आ गई, इसलिए उससे पहले क्या होता था उस पर तो अभी आता हूं मैं। तो यहाँ खंडेला साहब, सवाल यह है कि कहीं किसी और दीन दुखी की सेवा करनी हो, मजहब जाति सबसे परे बात कर रहे हैं हम, तो आपको टैक्स देना है, उस सेवा का भी टैक्स देना है। हमारे राजनीतिक दलों की सेवा करनी है तो कोई टैक्स नहीं है। टैक्स इसलिए नहीं है कि जिन्होंने व्यवस्था बनाई है, जिन्होंने कानून बनाया है, वो कानून बनाने वाले हैं, अपनी सहूलियत से बना सकते हैं। आप अच्छी तरह याद कर सकते हैं, जब विधानसभा में वेतन भत्ते बढ़ते हैं, लोकसभा में बढ़ते हैं, तो उसके का जो प्रस्ताव आता है ना, मुखबंद से पारित होता है, चारों तरफ से हाँ की आवाज आती है, हाँ पक्ष जीता, हारने के लिए कोई होता ही नहीं है वहाँ। खंडेला साहब, देखिए, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, कानून सबके लिए बराबर है, बराबर नहीं है। पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता मेरी दृष्टि में बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देने वाला कौन है वो जनता नहीं जान पाएगी और सरकार जान पाएगी। ये तो वास्तव में जनता के ऊपर हैमरिंग है। देखिए, जनता क्या है? मास्टर ऑफ द गवर्नमेंट, और यहां पे हो क्या रहा है? मास्टर जो है गवर्नमेंट बन रही है और जनता बिचारी बन रही है। एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात मैं आपसे यहां पे कहना चाह रहा हूं, चंदा जो कुछ है वो वास्तव में अगर है तो आप आरटीआई के अंतर्गत क्यों नहीं आना चाहते? 6 या 7 जो भी नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि आपको देना चाहिए। आप कहेंगे नहीं देंगे, ये कहां का नियम है? सबने मना किया, सबने मना किया। ये कहां का नियम बताए जरा। इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और इसके आगे मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय जो भी हिदायतें देगा, निर्वाचन आयोग जो भी हिदायतें देगा, उनकी गली निकाल लेंगे आप और उसके बारे में नहीं करेंगे। अरे भाई, जरा आपने सोचो, जहां पे आप पारदर्शिता की बात कर रहे हो, आप चंदे की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री को कितनी बार निर्वाचन आयोग ने कहा, कितनी बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, आप जो भी स्टेप उठा रहे हैं, आखिरकार क्या हो रहा है? अभी आप ये कह रहे हैं कि साहब आपकी बात को मान लेंगे, जबकि मैं इससे बिल्कुल डिफर करता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि आपको 30 मई तक सारा हिसाब बताना पड़ेगा, बंद लिफाफे में देना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ी तो लिफाफा खोल देंगे। और ये वास्तव में बॉन्ड के अनुसार चंदा लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, इस पर बहस होगी। ठीक बात। अब समय कम। अर्चना शर्मा जी, मुझे एक बात समझाइए, व्यावहारिक बात। 11 करोड़ रुपए आपकी पार्टी को मिले कुल मिलाकर चंदे में, और प्रत्याशियों की जो उनकी संपत्ति है उसका ब्यौरा हम पढ़ते हैं। किसी के पास 25 लाख, किसी के पास 1,60,000 रुपये खाते में है, किसी के पास 30,000 रुपये खाते में है, गाड़ी है नहीं, मकान है नहीं, कुछ और व्यवस्था है नहीं। 28 लाख रुपए से 70 लाख रुपए तक की हमारे यहाँ सीमा, जितना मुझे 40 लाख से 70 लाख की हमारे यहाँ सीमा है खर्च की। तो क्या ऐसा नहीं है
कि ये सारी चीज़ें हम जो गाल बजाई कर रहे हैं तो ऑन द रिकॉर्ड की लड़ाइयाँ हैं, असली जो बात है उसके ऊपर तो कहीं कोई लड़ाई होती ही नहीं। अर्चना शर्मा जी, जेपी जी, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो सत्ताधारी तो एक पार्टी के ऊपर नहीं है मेरा सवाल। हम तो हमारी पार्टी का ये जो फंड है ये तो अब आने लगे हैं सरकार में, इनको तो पैसे अब मिलने लगे 211 करोड़ रुपए। हम तो इनकम टैक्स में सब रिवील करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सत्ता में निरंतर बने रहना चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को बिना अमेंडमेंट के प्रेसिडेंशियल करना चाहते हैं, उन्होंने एक गली निकाली कि ये इनके इन प्रकार कॉर्पोरेट सेक्टर पर दबाव बना के और उसको इस तरह से बाध्य किया जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर, जिससे सिर्फ केंद्र सरकार जानेगी, एक ही बैंक को अधिकृत करके केवाईसी के नाम पर ये जानकारी प्राप्त की जाए कि कौन कॉर्पोरेट कंपनी क्या दे रही। आप समझ लीजिए इसके माध्यम से कॉर्पोरेट फंडिंग ही नहीं बढ़ेगी, विदेशी कंपनियां जो है, विदेशी कंपनियां जो किया ना, हमने विरोध तो किया ही है। देखिए विदेशी कंपनियां जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है देश के इलेक्शन, यानी हमारी ऑटोनॉमी तक पर प्रहार हो सकता है। तो ये सारी बातें तो हम कह ही रहे हैं और हम इसलिए कह रहे हैं, हमने तो इलेक्शन कमीशन में सारी चीजें कही है और हमने स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का। लेकिन आप मुझे बताइए, जो प्रश्न है ना रेलेवेंट हो गई, रेलेवेंट मैं कह रही हूँ ना जी, अगर इतना खराब है तो बाइकआउट करके हमने अपने सजेशंस दिए, हमने इसमें रिकमेंडेशंस दिए, जीएसटी में भी हमने रिकमेंडेशंस दिए, लेकिन आप जानते हैं खंडेला साहब सुनिए, हमारी इच्छा शक्ति तो हमने मान्य न्यायालय के निर्णय के बाद कि हम स्वागत करते हैं। हम सिर्फ खंडेला साहब सुनिए, जनता को अधिकार होना चाहिए, कौन ऐसा पार्टी को एक सवाल में इसके पक्षधर है, इसके पक्षधर है कि इलेक्टोरल रघुवीर एक मिनट सर, समय बहुत कम बचा है। रघुवीर पुनिया जी अपनी बात बोलिए, फिर मेरा सवाल आपसे संक्षिप्त। जी जी पुनिया जी बोलिए। शर्मा जी, इसमें कैप भी होना चाहिए। आज अगर हम किसी को डोनेशन देते हैं जिसमें 50% छूट मिलती है, उसमें भी हमारे ऊपर कैप है कि हम हमारी इनकम का 10% से ज्यादा डोनेशन नहीं दे सकते। वैसे ही कंपनी कॉर्पोरेट के ऊपर भी एक कैप होना चाहिए कि वो अपने नेट प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है पुनिया साहब, इसका एक पहलू ये भी है, मैं आपसे मेरा सवाल है, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय बहुत कम बचा है। डीएलसी दर जितनी होती है आमतौर पर मार्केट में ज़मीन की जो कीमत होती है ना उससे 5-6 गुना ज़्यादा होती है। 20,000 रुपये के हिसाब से ड्यूटी चुका दी जाती है और बाकी पैसा लेन देन 2 नंबर में होता है आमतौर पर, जो व्यावहारिक प्रैक्टिस है, जैसा देखा जाता है, जैसा सुना है, वो बात बता रहा हूँ। उसी तरीके से सब जानते हैं कि 40 लाख 70 लाख रुपए में चुनाव नहीं लड़े जा सकते। सब ये भी जानते हैं कि आप अगर कैप कर दोगे तो बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, दूसरे तरीके से पैसा पहुँचाएंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस कैपिंग को समझ लीजिए, इस सिस्टम को समझ लीजिए, इसको व्यावहारिक बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? पुनिया साहब, इस सिस्टम को व्यावहारिक बनाने के लिए ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड था, ये एक स्टार्टिंग का कदम हो सकता है जेपी शर्मा जी। लेकिन उसके बाद में इसके ऊपर कैप और प्लस ये ट्रांसपेरेंसी कि देने वाले का और लेने वाले का नाम होगा। और बाकी तो ये हमारे जेनेटिक्स में है बेईमानी करना जेपी शर्मा जी। देखिए जेपी जी सुनिए मेरी बात, इसलिए है ये प्रॉब्लम, जैसे हम हैं वैसे ही हमारे नेता हैं। आपने तो कांग्रेस में राज करके अब आप दोनों देखिए अपनी अपनी बात बोलिए तो समय 1 मिनट का बचा है। इतने साल बात करके 1 मिनट अर्षा जी ने काफी रिसर्च किया, 1 मिनट सुन लीजिए उनको, 30 सेकंड। शिमाली जी आपको समय दूंगा ना, उनको बोल लेने दीजिए, आप बोलिए। अर्षा जी 30 सेकंड में बात मान लीजिए फाइनेंस बिल आता है, इसको लेकर इसमें अमेंडमेंट किया कि साहब ऐसा ऐसी प्रावधान करेंगे, तो उसके अटेंडेंट इश्यूज जो है ना उसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए थी। उसमें ये नहीं होना चाहिए था जो आपका अटॉर्नी जनरल कह रहा है, उसमें ये होना चाहिए था कि साहब ये कैप कर देंगे तो फॉरेन फंडिंग आ रही है, उसका विरोध है। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी रखिए, देश की जनता को बताइए कौन किसको पैसा दे रहा है, किस पार्टी को, उसमें ऐतराज नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं ना क्या करेंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करेंगे। ये लोग ये समझना नहीं चाहते कि एक अमेंडमेंट लाके उसके अटेंडेंट इश्यूज को आप डाइवर्ट करते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से उसमें अलग गाइडलाइंस डालते हैं, उसका विरोध है। ट्रांसपेरेंसी के लिए उठाए हर कदम में हम साथ दे सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ ओपेकनेस लेके और सरकार का अटॉर्नी जनरल कहे कि देश की जनता का अधिकार नहीं, ये स्वीकार नहीं है। ठीक, अब श्रीमाल जी को बोलने दीजिएगा, आप नीचे मत बोलिएगा। हाँ श्रीमाल जी बोलिए, 30 सेकंड बात खत्म करिएगा आपने। देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार जब पूर्ण बहुमत की जो सरकार आई है गैर कांग्रेसी, तो पहली बार ये जो भ्रष्टाचार की जो सारी कवायद चल रही थी इस पूरे देश के अंदर, 70 साल राज करके इन्होंने कभी इस प्रकार के नहीं सोचा, अभी नहीं सोचा। तो पहली बार जो शुरुआत, अब सुनिए तो सही बहन जी, तो आपको क्या सुन रहे हैं? आप जब बोल रहे थे सुन रहे थे ना, सुनिए ना मैडम, सुन रहे थे ना। तो 70 साल राज करके आपने कभी कुछ नहीं किया, और जब पहली बार भाजपा की सरकार आने के बाद में ये जो भ्रष्टाचार के अड्डे चालू बंद करने की जो शुरुआत
शुरुआत हुई है काफी नहीं। और अब ये तय माननी है कि आने वाले समय के अंदर ये जितने भी हैं, हाँ। ये जो करोड़पति बन जाते हैं बिना काम, अरे एक झटके में सारे देश का काला धन निकाल लिया ना आपने, नोटबंदी के जरिए, जीएसटी के जरिए, वो सब लोग जेल के बेनामी पीछे होंगे। कंपनियों को बंद करके। वैसे थोड़ा यहाँ भी इच्छा शक्ति अगर आपने दृढ़ उठाई होती तो सवाल इस तरह से उठते नहीं। बिल्कुल। चलिए अब- अगली बार उठा लीजिएगा, आपकी और सरकार आ कुछ- जाए कुछ समय तो आप लोग तो तैयार बैठी इनकी सरकार आते ही। बेनामी कंडेला साहब कुछ कहना चाहते हैं? 30 सेकंड में कई बात अभी आपने बात कही कि हमारे जेनेटिक में, और उसको सेफ्टी वॉल्व कौन देता है? सीए देते हैं। सीए के बिना ऐसा भी हो नहीं सकता, इसलिए कम से कम ऐसा नहीं हो रहा। ठीक, बिल्कुल सही कहा। जिसका हत्याता नहीं हो रहा। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम डिबेट में शामिल होने के सीए लिए। कहीं से पाकिस्तान से थोड़े ही आते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना हमारे ही। फिर समाज किसी के दिन इस हिस्से। बहस को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।